अपनापन भाग 3। मोनिका को विनय की सेक्रेटरी क्यों पसंद नहीं थी? लेकिन मेरी तो आंखें आत्मग्लानि के कारण ऊपर नहीं उठ रही थी। बिना किसी को ठीक से जाने पहचाने हम कैसे उसके बारे में ऐसी वैसी धारणा बना लेते हैं। मोनिका के काम करने के तरीके, उसकी झट से सही निर्णय लेने की योग्यता और उसके व्यवहार ने एक ही नज़र में जब मुझे इतना प्रभावित कर दिया है, तो अगर दिन भर इसके साथ काम करने वाले विनय इसकी तारीफ करते हैं, तो उसमें गलत क्या है? मैं तो बस मूरत बनी उसे सुन रही थी और देख रही थी। मैं अंकित के पास जाने के लिए उठी ही थी कि जय बोला, अब घबराने की कोई बात नहीं। बच्चों को तो चोटें लगती ही रहती हैं। थोड़ी देर बाद हम उसे घर ले जाएंगे। 2 से 4 दिन आराम करेगा, आपकी देखरेख में रहेगा तो जल्दी ही भला चंगा होकर दौड़ने लगेगा। कितना अपनापन, कितना माधुर्य, कितनी सांत्वना थी उसके शब्दों में। आपकी तो सारी शर्ट ही खराब हो गई है। जय की शर्ट पर लगे अंकित के खून के धब्बे देखकर मैंने कहा, कोई बात नहीं, अंकित के सामने शर्ट क्या महत्व रखती है। वैसे भी मैं इसे बहुत पहन चुका हूँ। अब अलमारी से बाहर करने ही वाला था। वह कितने अपंत्व से बात टाल गया था, जबकि साफ नजर आ रहा था कि शर्ट नई भले ही नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छी हालत में थी। तभी नर्स ने बाहर आकर हमें पुकारा। मैं जय के साथ अंदर गई। डॉक्टर ने कुछ जरूरी दवाएं लिखी और अंकित को कुछ दिन आराम करने की हिदायत देकर उसे ले जाने के लिए कह दिया। घर पहुंचते ही अंकित को बिस्तर पर ठीक से लेटा कर मैंने उसको धन्यवाद करते हुए उसे एक कप चाय के लिए रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। अंकित नीम बेहोशी की हालत में सो रहा था। सारा घर बिखरा पड़ा था। यहाँ तक कि बेडरूम में टूटे कांच के बहुत से टुकड़े भी बिखरे पड़े थे। लेकिन मेरा किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। रह रह कर एक ही विचार मन में आ रहा था कि आज जय समय पर न आता या मोनिका पल भर में हमारी मदद के लिए इतना सब न सोचती तो कितना बड़ा अनर्थ हो सकता था। फोन अगर विनय भी उठाते तो भी वे इतनी जल्दी घर नहीं पहुंच सकते थे, क्योंकि उनका ऑफिस घर से दूर है। कांच के उन टुकड़ों को उठाते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वे मोनिका के कारण मेरे और विनय के बीच खिंची दीवार के टुकड़े हैं, जो मोनिका से मिलने के बाद टूटकर बिखर गई है। उन टुकड़ों को बीनते हुए एक से एक टुकड़े में मुझे अपना बड़ा ही भद्दा अक्स दिखाई दे रहा था। मैंने जल्दी से उन्हें इकट्ठा करके घर से दूर फेंक दिया, लेकिन यह नहीं समझ पा रही थी कि मैं विनय का सामना कैसे करूंगी। अंकित अब ठीक हो गया है। मैंने घर पूरी तरह से सेट कर लिया है। मेरे विशेष आग्रह पर जय और मोनिका आज हमारे घर डिनर पर आ रहे हैं। मैंने अपने हाथों से तरह-तरह के व्यंजन तैयार किए हैं। अब मोनिका के बारे में मेरी सोच बिल्कुल बदल गई है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो मोनिका ने ही अपने व्यवहार से मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है। औरत हूं ना, ईर्ष्या होना स्वाभाविक है। मेरे दिमाग में ही कुछ खोट होगी सर। हमारे बीच उम्र का 20 साल का अंतर होने के बावजूद मैं आपको इस पूरे अस्पताल का सबसे स्मार्ट पुरुष पता नहीं क्यों मानती हूँ। अपने चेहरे पर नाटकीय गंभीरता लाकर अनीता ने यह सवाल पूछा और फिर खिलखिला कर हंस पड़ी। शरारती लड़की, मुझे ही ढूंढना पड़ेगा तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता। सर, शीशे के सामने खड़े होकर इस बारे में सोच विचार करोगे तो मेरी पसंद आसानी से पकड़ में आ जाएगी। अनीता की पहल पर उनके बीच ऐसा हंसी मजाक शुरू हो गया। मैं यह सब सोच ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बज उठी। दरवाजा खोला तो जय और मोनिका हाथों में फूलों का बहुत ही सुंदर गुलदस्ता और अंकित के लिए गिफ्ट लिए मुस्कुराते हुए खड़े थे। वे हम सबसे बड़े प्यार से मिले। दोनों की शादी को अभी 2 वर्ष ही हुए हैं, लेकिन दोनों में आपसी प्यार और समझबूझ देखते ही बनती है। थोड़ी देर बाद जय और विनय ड्राइंग रूम में बैठ गए। मोनिका मेरे पास किचन में आ गई।
हालांकि सब कुछ तैयार था, फिर भी क्रॉकरी सेट करने और खाना लगाने में मेरे बार बार मना करने पर भी वह मेरा हाथ बंटाती रही और बातचीत भी करती रही। देर तक घुल-मिल कर बातें करते हुए वह एकाएक बोली, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं आपको भाभी कह सकती हूँ? इससे पहले कि मैं कुछ बोलती वह झंपते हुए बोली, यह तो मैं ऐसे ही कह रही थी, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है ना, फिर भी अगर आपको कहते-कहते वह रुक गई। मुझे भला क्यों बुरा लगेगा? तुम बिल्कुल मुझे भाभी कह सकती हो, विनय तो इकलौते हैं ना, इसलिए मेरी ससुराल मेरे सिर्फ बूढ़े सास-ससुर हैं। वे भी गांव में रहते हैं। इसी बहाने कोई अपना यहाँ भी होगा, कहते हुए मैंने उसे गले से लगा लिया। सचमुच एक जादू सा था उसके व्यक्तित्व में।